दोस्तों, एक शब्द है कबाड़। आप सबने ये शब्द जरूर सुना होगा। कबाड़ को कूड़ा करकट भी कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई आवश्यकता ना हो, जो वस्तुएं बच जाती है और फेंकने योग्य होती हैं, सब कबाड़ कहलाती हैं। किंतु क्या आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया? ये जो कबाड़ या कबाड़ा होता है, ये निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपना घर बनाते हैं तो ईंटों के टुकड़ों के रूप में या रेती या मिट्टी के रूप में बहुत सारा कबाड़ा आपके पास इकट्ठा हो जाता है। लकड़ी का कोई काम करो, लकड़ी को घिसाने से निकले बारीक छिलके या बारीक लकड़ी का पाउडर, जिसे बुरादा कहा जाता है, कबाड़ के रूप में आपके पास बच जाता है। कबाड़ तो इतना शाश्वत और सत्य है कि इससे तो हमारी प्रकृति की निर्माण प्रक्रिया भी नहीं बच पाई। जब हमारा सौरमंडल बना तो अनेकों धूल के कण, छोटे बड़े पत्थर कबाड़ के रूप में बच गए। सूर्य से 8 ग्रह बने, किंतु कुछ चट्टानें और धूल आदि ग्रह के रूप में नहीं सिमट पाई, और आज यही चट्टानें हमारे सौरमंडल में कबाड़ के रूप में तैर रही है, जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से एस्ट्रॉयड कहते हैं। हमारे सौरमंडल का ज़्यादातर कबाड़ा अर्थात एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में स्थित है। यहाँ करोड़ों की संख्या में छोटी बड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। वहीं ऐसी ही चट्टानें हमारे सौरमंडल के एकदम बाहरी किनारे पर भी घेरे के रूप में मौजूद हैं, जिसे काइपर बेल्ट कह दिया जाता है। हालांकि हमें इन एस्ट्रॉयड से कोई समस्या नहीं है, किंतु केवल तब तक जब तक ये अपने स्थान पर हैं। ये एस्ट्रॉयड कई बार एक दूसरे से टकराकर अपनी दिशा बदल लेते हैं और उसके बाद ये पृथ्वी की ओर भी बढ़ सकते हैं। वैसे तो आपने ऐसा पहले भी बहुत बार सुना होगा कि एस्ट्रॉयड धरती की ओर आते हैं और धरती से टकरा भी सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये खतरा कितना गहरा है, ये जानने के लिए आज के वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, 15 फरवरी 2013 को रूस के चेल्सियाबिंस्क में एक बेहद चमकता और तेज गति से बढ़ता हुआ आकाशीय पिंड दिखाई दिया। इस पिंड की आप असली फुटेज देख सकते हैं। ये पिंड सूर्य से भी ज़्यादा चमका और फिर हवा में ही नष्ट हो गया। लोग इसे जिज्ञासा से देख रहे थे, किंतु अचानक इस एस्ट्रॉयड के नष्ट होने के बाद निकली तेज शॉक वेव्स ने लोगों के घरों के शीशे तोड़ दिए। ध्वनि की रफ्तार रोशनी से कम होती है, इसलिए इस पिंड की चमक दिखाई देने के काफ़ी देर बाद इसकी गूंज सुनाई दी और इसे देख रहे लोग बुरी तरह से डर गए। गाड़ियों और मकानों के शीशों के साथ साथ कई इमारतों की दीवारें तक इस एस्ट्रॉयड से निकली शॉक वेव के कारण ढह गई और हजारों लोग जख्मी भी हो गए। और जो सबसे अधिक हैरानी की बात थी वो ये कि रूस में वैज्ञानिकों ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि आज के ही दिन एक एस्ट्रॉयड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन ये एस्ट्रॉयड तो धरती के करीब से नहीं गुजरा बल्कि धरती पर ही गिरने वाला था। यानी वैज्ञानिकों की गणना में गलती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी गणना तो बिल्कुल ठीक थी। दरअसल जो एस्ट्रॉयड धरती के करीब से गुजरना था वो कोई दूसरा एस्ट्रॉयड था और धरती के करीब से गुजर भी गया। मतलब वैज्ञानिकों की गणना भले ही गलत नहीं थी, किंतु फिजूल जरूर थी। मतलब आपने उस एस्ट्रॉयड को तो खोज लिया जो धरती के करीब से बिना टकराए गुजर जाएगा, किंतु उसे नहीं खोज पाए जो धरती से ही टकरा जाने वाला था। अब इस तरह की गणना को फिजूल नहीं तो और क्या कहें। गनीमत थी कि यह एस्ट्रॉयड मात्र 20 से 30 मीटर ही बड़ा था, इसलिए इससे कोई भयंकर तबाही नहीं हुई, किंतु इससे हमारी नाकामी जरूर सामने आ गई। किसी एस्ट्रॉयड को खोज पाने में हम कितने नाकाम हैं उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 सालों में 1 मीटर से अधिक बड़े करीब 1200 एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से इसी तरह से टकराकर नष्ट हो चुके हैं, किंतु हम उन 1200 एस्ट्रॉयड्स में से मात्र 5 को ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही खोज पाए हैं। यानी हम हमसे टकराने वाले 1% एस्ट्रॉयड को भी नहीं जान पाते। इसलिए ये संभव है कि कभी भी कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराकर यहाँ के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दे और हम इसके बारे में कोई पूर्वानुमान भी नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि पृथ्वी पर जीवन को सबसे बड़ा खतरा एक एस्ट्रॉयड से है। एस्ट्रॉयड हमसे कभी भी टकरा सकते हैं। मानवों के लिए एस्ट्रॉयड से निपट पाना सदैव असंभव सा ही लक्ष्य रहेगा। साथ ही इस विशाल एवं अथाह आकाश में हमारी ओर बढ़ते किसी एस्ट्रॉयड को खोज पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर ही मुश्किल कार्य है। एस्ट्रॉयड का दिखाई न देना उसे ढूंढ पाने में और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। असल में हमारे सौरमंडल में रोशनी का एकमात्र पिंड है हमारा सूर्य। एस्ट्रॉयड्स के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी दूसरे पिंडों की ही तरह सूर्य की रोशनी से ही चमक पाते हैं और सूर्य की रोशनी किसी भी पिंड की केवल उसी सतह को चमका पाती है जो सतह सूर्य की ओर होती है। उदाहरण के लिए
पूर्णिमा के दिन हम अपने चंद्रमा को पूरा देख सकते हैं, जबकि अमावस्या की रात को चंद्रमा बिल्कुल गायब होता है। वस्तुतः चंद्रमा तो हमेशा ही आकाश में रहता है, किंतु अमावस्या की रात पृथ्वी और चंद्रमा का कोण कुछ इस तरह से हो जाता है कि हम चंद्रमा के उस हिस्से को नहीं देख पाते जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, और इस समय चंद्रमा आसमान से गायब हुआ प्रतीत होता है। यही हाल एस्ट्रॉयड्स का भी है। इन्हें भी हर वक्त और हर समय देख पाना संभव नहीं रहता। दूसरा, एस्ट्रॉयड बेहद ही धूमिल और खड्डेनुमा होते हैं, जिस कारण ये सूर्य से मिले मात्र 15% प्रकाश को ही परावर्तित कर पाते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, एक छोटी सी पृथ्वी पर चंद छोटे छोटे टेलीस्कोप लगाकर भला हम कैसे इस ब्रह्मांड के हर कोने पर नज़र रख सकते हैं। हमारे लिए उन एस्ट्रॉयड्स को देख पाना तो नामुमकिन ही होता है जो सूर्य की ओर से आते हैं, क्योंकि उन एस्ट्रॉयड्स का हमारी तरफ वाला हिस्सा अंधकार में होता है और हम उन्हें केवल तब देख सकते हैं जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए उस एस्ट्रॉयड से कम 45 डिग्री के कोण में आ जाए, और ऐसा होने में कम से कम 40 से 50 दिनों का समय लग सकता है। निश्चित तौर पर ये एक लंबा समय है। इतने समय में तो वो एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी पर ही आकर गिर जाएगा। एक और मुश्किल बात यह है कि यदि हम अपनी ओर आते किसी एस्ट्रॉयड्स को देख भी लेते हैं तो ये भी बता पाना बेहद मुश्किल कार्य है कि वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आएगा या बचकर चला जाएगा। इसलिए किसी नए एस्ट्रॉयड की खोज होते ही पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और गणितज्ञ अपने अपने स्तर पर कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द उस एस्ट्रॉयड के आगे बढ़ने की सही दिशा को जाना जा सके। दरअसल जब तक एस्ट्रॉयड पर हमारे देखने के एंगल से सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है तब तक हम उसके हर कोण की जांच करते हैं, किंतु जल्द ही चंद्रमा की अमावस्या की ही तरह ये एस्ट्रॉयड भी गायब हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास मात्र कुछ दिनों का ही डाटा उपलब्ध हो पाता है। इस थोड़े समय के डाटा से ये बता पाना कि वो एस्ट्रॉयड किस ओर जाएगा नामुमकिन के ही करीब काम है, क्योंकि आगे बढ़ते एस्ट्रॉयड की चाल को प्रभावित करने के लिए हमारे सौरमंडल में अनेकों ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी ग्रह या उपग्रह के प्रभाव के कारण ये एस्ट्रॉयड अपनी दिशा बदल सकता है। यानी व्यवहारिक तौर पर यह अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है कि हमारी ओर बढ़ता कोई एस्ट्रॉयड हमसे टकराएगा या दूर से ही चला जाएगा। दोस्तों, अतीत में पृथ्वी से कई बार एस्ट्रॉयड टकराए हैं। जो एस्ट्रॉयड धरती से टकरा चुके हैं उनके सही आकार को जानना तो संभव नहीं है, किंतु जिस एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती से डायनासोर नष्ट हुए थे वो एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर से भी अधिक बड़ा रहा होगा। इतना बड़ा एस्ट्रॉयड पूरी पृथ्वी से जीवन का पूरी तरह से खात्मा करने की क्षमता रखता है, किंतु एक अच्छी बात यह है कि एस्ट्रॉयड जितना बड़ा होगा उसे खोज पाना उतना ही आसान रहेगा, क्योंकि जाहिर है कि भूसे के ढेर में आप एक सुई की बजाय एक फुटबॉल को ज़्यादा आसानी से खोज सकते हैं। यानी ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है कि कोई 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी ओर आए और हम उसे महीनों पहले ही ना खोज पाए। हाँ, ये और बात है कि यदि हम ऐसे किसी एस्ट्रॉयड के बारे में पता भी कर लेते हैं तो भी उसे रोकने में हम असमर्थ ही रहेंगे। दूसरी ओर जो एस्ट्रॉयड छोटे हैं, मतलब 1 किलोमीटर से कम आकार के हैं, तो ऐसे एस्ट्रॉयड के रास्ते को शायद हम किसी परमाणु बम विस्फोट या लेजर विकिरण की मदद से बदल सकते हैं, किंतु इन छोटे एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आते देख पाना ही बहुत मुश्किल काम है। और 1 किलोमीटर का कोई भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर भारी तबाही ला सकता है। ये पूरी पृथ्वी को तो नहीं तबाह कर सकता, किंतु यदि 1 किलोमीटर बड़ा कोई एस्ट्रॉयड दिल्ली पर गिरता है तो उत्तर भारत के सभी राज्यों से मानवों का नष्ट हो जाना निश्चित है। वैसे सबसे बड़ी मुसीबत उन एस्ट्रॉयड्स को माना जा सकता है जो कुछ 100 मीटर के आसपास ही बड़े हों, क्योंकि इन एस्ट्रॉयड को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही खोज पाना असंभव सा ही कार्य है। असल में हमारी ओजोन परत सिर्फ 25 मीटर के एस्ट्रॉयड को ही पूरी तरह से जला सकती है। ऐसे में यदि कोई 100 मीटर के करीब का एस्ट्रॉयड हमारी ओर आता है तो पूरी तरह से जलने से पहले ही वो एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा और हमें ये ज्ञात भी नहीं होगा कि वो एस्ट्रॉयड कहाँ गिरने वाला है। और ये 100 मीटर का एस्ट्रॉयड आसानी से किसी गांव या शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा। यदि इतने छोटे एस्ट्रॉयड को पृथ्वी से टकराने से पहले ही हम खोज पाए और उस एस्ट्रॉयड के टकराने के ठीक स्थान का भी हम पता कर पाए तो निश्चित ही हम उस शहर को तो खाली करा ही सकते हैं जिस शहर को वो एस्ट्रॉयड नष्ट करने वाला है। यानी हम हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं, किंतु अफसोस अभी तक इन छोटे एस्ट्रॉयड को खोज पाने की कोई तकनीक हमारे पास नहीं है। यानी ये बिल्कुल संभव है कि आज अभी इसी वक्त हमारे शहर या गांव पर कोई एस्ट्रॉयड आ गिरे जिसके बारे में हमें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई हो। वास्तव में ये तर्क सुनने में डरावने भले ही लगते हैं, किंतु है बिल्कुल
बिल्कुल सत्य है और जल्द ही हमें ऐसी तकनीक खोजे जाने की आवश्यकता है जिस तकनीक की मदद से हम हमारी पृथ्वी की ओर आने वाले हर छोटे बड़े एस्ट्रॉयड के बारे में सही से जान पाए, ताकि हम मानवों और अन्य जीव जंतुओं की इन खतरनाक आसमानी आफतों से रक्षा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।